देखिए, पाकिस्तान के अंदर के जो ये आतंकवादी है, अगर इन्होंने गलती से पाकिस्तान की सेना के पास के जो न्यूक्लियर हथियार है, परमाणु हथियार है, अगर इनकी चोरी कर दी, तो फिर पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, ये सबसे पहले इन हथियारों का यूज कहां पर करेंगे? भारत के अंदर करेंगे। भारत के अंदर जो बड़े बड़े सिटीज है, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, दिल्ली जैसे इन सिटीज के अंदर वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, पाकिस्तान के अंदर के आतंकवादियों के लिए ना कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर के जो हथियार है, परमाणु हथियार, उनकी चोरी करना। इससे पहले बार भी है ना, कई बार इसकी है ना कोशिश ये आतंकवादी कर चुके हैं, लेकिन अब तक है ना ये कामयाब नहीं हुए। लेकिन आपके टाइम के अंदर हुआ ये है कि ये जो पाकिस्तान की सेना है, जो इतने दिन तक इन आतंकवादियों को रोक के रखी थी, इनको हथियार चुराने नहीं दे रही थी, वो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के आतंकवादी तीनों एकजुट हो चुके हैं, मिल बांट कर काम कर रहे हैं, और इन सबको लीड कर रहा है, इन सबका नेतृत्व कर रहा है चाइना। तो फिर अभी फिलहाल भारत के लिए है ना सबसे बड़ा टेंशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर के जो न्यूक्लियर हथियार है, परमाणु हथियार, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। तो फिर इन सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझते हैं। 1971 का टाइम था और भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर पाकिस्तान बुरी तरीके से हार जाता है भारत के साथ। तो फिर तब पाकिस्तान को लगता है कि नहीं यार, अगर हमारे पास परमाणु बम होता ना, तो फिर भारत हमसे कभी उलझता नहीं, क्योंकि तब माना यही जाता था कि जो भी देश परमाणु संपन्न देश है, उसके साथ नॉर्मली कोई भी देश उलझता नहीं था, कोई भी देश उसके साथ युद्ध करने के लिए डरता था, क्योंकि जो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया था परमाणु न्यूक्लियर बम मार के जापान के ऊपर। तो फिर इसीलिए पाकिस्तान 1972 के अंदर सोचता है कि चलो हम भी एक परमाणु बम बना देते। तो फिर 1972 के अंदर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो उसकी जिम्मेदारी, परमाणु बम बनाने की जो जिम्मेदारी थी, वो मुनीर खान को देते, और मुनीर खान इस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का काफी ज्यादा करीबी था। और इस मुनीर खान को पाकिस्तान का जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन था, उसका चेयरमैन भी बनाया जाता है। तो फिर उसी बीच 1974 के अंदर भी है ना, भारत के अंदर एक न्यूक्लियर परीक्षण होता है स्माइलिंग बुद्धा नाम से। तो फिर भारत के अंदर जो परमाणु परीक्षण होता है स्माइलिंग बुद्धा नाम से, वो परीक्षण भारत के अंदर फेल हो जाता है। तो फिर ये जो खबर है आग की तरह पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है। तो फिर पाकिस्तान उस टाइम पर ठान लेता है कि किसी भी हालत में हमें परमाणु बम बनाना है, और वो भी भारत से पहले हमें परमाणु बम बनाना है। तो फिर इसी को ढूंढने के लिए उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था पाकिस्तान को, कि जो उनको है ना भारत से पहले परमाणु बम बना कर दिया। तो फिर ये व्यक्ति उन्हें पाकिस्तान का नीदरलैंड के अंदर मिलता है। नीदरलैंड के अंदर एम्स्टरडैम नाम अब्दुल कादिर खान नाम का एक व्यक्ति काम करता था, और एक वहां पर साइंटिस्ट था। उनका जो काम था बस यही था कि जो वहां पर यूरेनियम होता है उस कंपनी के अंदर, उसको इनरिच करना। तो फिर अब्दुल कादिर खान परफेक्ट व्यक्ति था ये परमाणु बम बनाने के लिए। तो फिर इस व्यक्ति को ये पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं 1976 के अंदर, और 1976 के अंदर से है ना परमाणु बम इनका एक्चुअली बनने की प्रोसेस चालू होती है। तो फिर 1984 के अंदर पाकिस्तान पूरी तरीके से रेडी हो जाता है परमाणु बम मतलब फोड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर परमाणु बम फोड़ता बिल्कुल नहीं। लेकिन लगभग उसके 14 साल बाद जब भारत के अंदर 1998 के अंदर परमाणु परीक्षण होता है, और उस परीक्षण के अंदर भारत पूरी तरीके से सफल होता है। लगभग 11 मई और 13 मई को भारत के अंदर सफल परीक्षण होता है, और हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इसकी खुद कंफर्मेशन दे दी कि हमने परमाणु बम विकसित कर दिया है। और लगभग एग्जैक्टली इसके 14 दिन बाद पाकिस्तान भी अपना पास का जो परमाणु बम है उसको विस्फोट कर देता है और फोड़ देता है, और बोल देता है कि हमारे पास भी एक अभी परमाणु बम है। तो फिर उसी बीच उसी टाइम पर है ना 1998 के अंदर ओसामा बिन लादेन मतलब अलकायदा की एंट्री होती है। ये जो ओसामा बिन लादेन है वो डायरेक्टली बोलता है कि दुनिया के अंदर इस्लाम को मजबूत करने के लिए और जिहाद फैलाने के लिए हमें न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत है। और वो यहाँ तक ये भी बोल देता है कि हम अमेरिका के लोगों को मारेंगे, और वो वेस्ट के लोगों को भी मतलब वेस्ट के जो देश है उनको भी मारेगा, ये डायरेक्टली बोल देता है पब्लिकली। तो फिर ये जो अलकायदा था, ओसामा बिन लादेन था ना, वो न्यूक्लियर हथियार लेने के लिए ये जो गोपनीय जानकारी है कैसे बनाया जाता है न्यूक्लियर हथियार, तो फिर इसकी जानकारी लेने के लिए ये जो पाकिस्तान के अंदर के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर काम करते थे, उन साइंटिस्टों के साथ है ना संपर्क साधता है। तो फिर इस संपर्क मतलब साधने के बाद लगभग 2 साइंटिस्ट इस गोपनीय जानकारी को देने के लिए राजी हो जाते हैं। और ये जो 2 साइंटिस्ट थे उनके एक का नाम था सुल्तान बशीर महमूद, और दूसरे का नाम था अब्दुल चौधरी मजीद, ये नाम था दूसरे का। तो फिर ये जो 2 साइंटिस्ट थे ना, ये 2 साइंटिस्ट अफगानिस्तान के अंदर जाती है जून जून 2000 के अंदर, ये अफगानिस्तान के अंदर जाती है। और वहां पर है ना इनकी मुलाकात ये जो ओसामा बिन लादेन था उसका करीबी एक व्यक्ति था, उसका नाम था उम्मा तामिर नौ। तो फिर इसको है ना यूटीएन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यूटीएन नाम की एक संस्था थी जो कि अफगानिस्तान के अंदर लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई थी। नाम तो उसका मदद करने के लिए ऐसा कहा जाता था, लेकिन उसके कारनामे कुछ अलग थे। और न्यूक्लियर फैसिलिटी मतलब एक न्यूक्लियर बम बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे ये जो यूटीएन नाम की संस्था थी। तो फिर लेकिन उसी के लगभग है ना 1 साल बाद ये जो तालिबान था, तहरीक तालिबान टीटीपी का जो फाउंडर था मुल्ला उमर, ये जो मुल्ला उमर था टीटीपी का फाउंडर, ये बोलता है कि हमें भी ये गोपनीय जानकारी चाहिए कि परमाणु बम कैसे बनाना है। मतलब इसके पास
कहने के लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसको भी है ना परमाणु बम बनाने के लिए जो जानकारी चाहिए थी, तो फिर ये जानकारी सुल्तान बशीर ये जो साइंटिस्ट था, ये खुद वहां पर जाके अफगानिस्तान के अंदर जाकर ये भी देता है, और सारी ये जो चीजें की गई थी वो बस पैसे लेकर इन दो साइंटिस्टों ने पूरी की पूरी जानकारी बेच डाली थी। लेकिन है ना उसी के लगभग कुछ महीनों बाद 2001 में एक के अंदर 9/11 का एक बहुत बड़ा हमला होता है ओसामा बिन लादेन की तरफ से। मतलब ये जो अलकायदा था, ये अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा एक हमला करता है। वहां पर है ना एक प्लेन से एक बिल्डिंग को उड़ाता है, और उस बिल्डिंग के अंदर मतलब जो बड़ा इतना हादसा होता है, लगभग हजारों लोग, 3,000 लोगों की वहां पर मौत होती है। तो फिर अमेरिका किसी भी हालत में इस ये जो हमला किया था अलकायदा ने, उसका बदला लेना चाहता था, और अमेरिका इसका बदला लेने के लिए शुरू भी करता है। तो फिर अमेरिका ढूंढना जब शुरू करता है, तब उसको पता चलता है कि ये जो यूटीएन नाम की संस्था थी, उम्मत आमिर नाम की, ये भी संस्था है ना न्यूक्लियर बम पीछे से मतलब चोरी चुप के बनाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर इसको भी है ना अमेरिका प्रतिबंध लगाकर इसको बैन कर देता है। इनफैक्ट है ना पाकिस्तान के अंदर जो आईएसआई था ना, इसकी मदद से, मतलब ये जो खुफिया एजेंसी थी पाकिस्तान की आईएसआई की, इसकी मदद से ना ये पता चलता है कि ये जो मतलब जानकारी दी जा रही थी अफगानिस्तान के अंदर जाकर इस अलकायदा को, इस टीटीपी के जो फाउंडर था मुल्ला उमर, ये जो सारी लोगों को जानकारी दिए जा रहे थे ना, ये कौन लोग थे ये भी पकड़े जाते हैं। मतलब सुल्तान बशीर महमूद और अब्दुल चौधरी मजीद, ये दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति 2001 के अंदर नवंबर मंथ के अंदर पकड़े जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुकता। पाकिस्तान का ये जो बड़ा मेन साइंटिस्ट था ना, जिसने ये परमाणु बम विकसित करके दिया था पाकिस्तान को, अब्दुल कादिर खान, और मतलब ये बस कुछ पैसों के लिए अपनी जो पूरी गोपनीय जानकारी होती है न्यूक्लियर बम कैसे विकसित करना है, इसका जो सीक्रेट फॉर्मूला है ना, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला कुछ देशों को बेच देता है। उसके अंदर सबसे पहला देश लीबिया आता है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया आता है, और तीसरा नंबर पर आता है ईरान। तो फिर ये जो देश थे ना, इसमें से नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये जो दो देश थे ना, ये अमेरिका के सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन देश है। मतलब अमेरिका इनका कभी मुंह भी देखना नहीं चाहता, इतने कट्टर दो दुश्मन देश है उसके इस अमेरिका के। और इन दो देशों के पास फिलहाल तो है ना अभी न्यूक्लियर बम आ चुका है, और ये सारी की सारी चीजें बस पाकिस्तान की वजह से हुए। और पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान है ना, आप खुद सोचिए कि अमेरिका का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, क्योंकि अमेरिका के दुश्मनों के पास परमाणु बम लाकर देने वाला देश पाकिस्तान है। देखिए वैसे तो है ना अमेरिका का अगर कोई दुश्मन होना चाहिए, तो फिर वो है सबसे पहला पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद की। लेकिन फिर भी अमेरिका चुप बैठता है, कुछ नहीं बोलता। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर ये जो 9/11 का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया गया था इस ओसामा बिन लादेन की तरफ से, वो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर ही चुप कर बैठा था। लेकिन फिर भी अमेरिका इस पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, मदद करता है। लेकिन बाद में इस अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की तरफ से कैप्चर कर लिया जाता है, और पाकिस्तान की सरकार बाद में इस अब्दुल कादिर खान को नजरबंद करके रखती है। लेकिन बस एक दिखावा था ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सबने मिल बांट कर इसके अंदर पैसा खाया होगा, ये पाकिस्तान की नीयत है। तो फिर उसके बाद 2005 के अंदर यूएन की एंट्री होती है। यूनाइटेड नेशन डायरेक्टली पाकिस्तान को बोलता है कि ये जो तुम्हारे अंदर के आतंकवादी है ना, तुम इस आतंकवादी के खिलाफ है ना तुम कार्रवाई करो, और इनको है ना इन आतंकवादियों को तुम्हारी यहाँ की जो जमीन है, इस तुम्हारी जमीन का यूज मत करने दो। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली इस आतंकवादियों को यहाँ से भगाने की बात ये यूएन कर रहा था पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की नीयत क्या है ये सबको पता है, पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं करता। उल्टा पाकिस्तान है ना, ये जो पाकिस्तान लगभग हर साल 2005 के बाद 10 से 15 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का कुशब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इस कुशब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर परमाणु बम बनाए जाते थे। लेकिन बाद में अनऑफिशियली अनौपचारिक तरीके से ना इस पाकिस्तान ने ज्यादा तेजी से ज्यादा बम बनाने के लिए दो और कुशब 2 और कुशब 3 ऐसे दो और न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स खोल दिया, और वहां पर भी है ना परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने। और लगभग हर साल 10 से 15 बम बना रहा था, ताकि मतलब ये जो उनकी संख्या थी ना, वो लगभग इतनी नहीं थी शुरू में। बाद में उसने 10-15 हर साल बनाते बनाते लगभग 2015-16 तक है ना इसने 170 के आसपास न्यूक्लियर बम बना दिया पाकिस्तान ने। अब देखिए ये जो पाकिस्तान बम बना रहा था ना, इस बम को ऐसी जगह पर रख रहा था जहां पर पाकिस्तान और भारत की जो बाउंड्री थी ना, वो काफी ज्यादा मतलब आसपास थी। और इस भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास है ना, ये पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम को रख रहा था। आपके स्क्रीन के ऊपर ये अभी नक्शा दिख रहा होगा, इस नक्शे के अंदर आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ पर इन न्यूक्लियर बम्स को रख रहा था। ये जो लोकेशन थी ना, जैसे कि वहां हो गया, फतेहगंज हो गया, तरवान हो गया, कमरा हो गया, कुतवा हो गया, या फिर सरगोदा तक्षशिला, ये जो अलग अलग लोकेशन थी, जिस और भी लोकेशन है आप देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। तो फिर इन सारे लोकेशंस के ऊपर है ना पाकिस्तान अपने यहाँ पर है ना परमाणु बम मतलब जो वो हथियार बना रहा था वो वहीं पर रख रहा था। तो फिर यहाँ पर है ना एक दिक्कत थी, जहां पर परमाणु बम पाकिस्तान रख रहा था ना, वहीं पर इन्हीं इलाकों के आसपास है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आतंकवादी रह रहे थे। मतलब टीटीपी के जो आतंकवादी थे, तहरीक तालिबान के, वो भी यहीं पर रह रहे थे, और अलकायदा के जो आतंकवादी थे ना, वो यहीं पर रह रहे थे। इनफैक्ट जो
अलकायदा का फाउंडर था ओसामा बिन लादेन। वो भी सबको पता है कि ओसामा बिन लादेन का घर कैसा है, लेकिन एग्जैक्टली लोकेशन है ना वो भी यहीं पर है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर लोकेशन देख सकते हैं इसका, ओसामा बिन लादेन कहाँ पर रहता था। तो फिर वो भी है ना यहीं पर रहता था, सबके सब आतंकवादी यहीं पर रहते थे। तो फिर पाकिस्तान को है ना इसके बारे में पहले से पता था कि पाकिस्तान के अंदर के जो ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जहां पर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बम रख रहा है ना इन लोकेशंस के ऊपर, तो फिर यहाँ पर है ना आतंकवादी हमला कर सकते हैं, ऐसा पाकिस्तान को पहले से पता था। लेकिन पाकिस्तान ने ना इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लगभग 1 नवंबर 2007 को पाकिस्तान के अंदर है ना कुछ आतंकवादी इस सरगोदा की जो परमाणु भंडार था पाकिस्तान का वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां से है ना कुछ हथियार चुराने के लिए, जो न्यूक्लियर हथियार रखे थे वहां पर, उन हथियारों को चोरी करने की वहां पर कोशिश की जाती है और एक वहां पर है ना आतंकवादी हमला करते हैं। लेकिन वो आतंकवादी इस हमले के अंदर सफल नहीं होते। पाकिस्तान की जो सेना थी उनको, इन आतंकवादियों को इस हमले के अंदर विफल करती है और यहाँ से ना भगा देती है। लेकिन आतंकवादी यहीं पर चुप नहीं बैठते। बाद में आतंकवादी 10 दिसंबर 2007 को फिर से वहां पर आते हैं और वहां पर एक आत्मघाती हमला करते हैं, ताकि उन्हें लग रहा था कि मतलब ये जो है ना वहां पर जो परमाणु हथियार थे वहां पर उड़ जाएंगे उनके आत्मघाती हमले से। लेकिन वहां पर ऐसा होता नहीं। लेकिन ये जो हमला था ना ये पाकिस्तान के अंदर कामरा, जो वहां पर परमाणु एयरबेस है उनका, उस एयरबेस के पास। तो फिर जहां पर इस आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया था ना वहीं से बहुत कम दूरी पर जो हथियार थे, परमाणु जो हथियार थे वो वहीं पर रखे हुए थे। तो फिर लेकिन किस्मत अच्छी थी पाकिस्तान की कि वहां पर जो रखे हथियार थे ना उनको कुछ डैमेज वहां पर नहीं पहुंचा। फिर उसके अगले साल 21 अगस्त 2008 को पाकिस्तान की जो छावनी है वहां पर भी एक आत्मघाती हमला होता है तालिबान की तरफ से, और वहां पर भी है ना कुछ लोग मरते हैं, लगभग 100 के करीब लोग मरते हैं और 100 के करीब लोग वहां पर है ना जख्मी भी होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से है ना एक और आत्मघाती ऐसा हमला होता है आत्मघाती, और वहां पर है ना लगभग ये हमला काफी ज्यादा बहुत बड़ा था। 10 अक्टूबर 2009 को पाकिस्तान का जो मुख्य सेना मुख्यालय है ना वहां पर यह हमला होता है, और वहीं पर पाकिस्तान का ये जो सेना मुख्यालय है ना वहीं पर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष रहते हैं, वहीं पर पाकिस्तान के जो कमांडर है बड़े बड़े वो भी वहीं पर रहते हैं। इनफैक्ट जो पाकिस्तान का पाकिस्तान न्यूक्लियर कमांड सेंटर है ना वो वहीं पर है। तो फिर इसके अलावा भी है ना पाकिस्तान के अंदर कई और आतंकवादी हमले किए गए थे। लेकिन बाद में पाकिस्तान के लिए चीजें बदलती है, ये जो आतंकवादी गुट है वो शांत हो जाते हैं, ज्यादातर हमले पाकिस्तान के ऊपर करते नहीं है। लेकिन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी ग्रुप है ना ये पाकिस्तान की सरकार के साथ और पाकिस्तान की सेना के साथ घुल मिल जाते हैं। और इनके जो फाउंडर थे हाफिज सईद और मसूद अजहर, इन दोनों को है ना वहां की सरकार और सेना दोनों को पाल पोस काफी ज्यादा बड़ी करती है। और फिलहाल जो है ना भारत के अंदर जितने भी कुछ हमले हुए थे ना अब तक, ये सारे हमले इन दोनों आतंकवादी गुटों ने किए थे। और कुछ एक्सपर्ट इतना भी मानते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है ना वो बिल्कुल सेफ नहीं है। मतलब इनके साथ है ना कभी भी कुछ हो सकता है, या फिर ये साइंटिस्ट खुद से है ना बहुत सारे कुछ न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन जो होती है परमाणु बम की वो लीक कर सकते हैं। तो फिर अभी इस साल भी है ना लगभग कुछ ऐसा ही हुआ। इस साल लगभग तालिबान के कुछ आतंकवादियों ने पाकिस्तान के अंदर के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ना लगभग 16 न्यूक्लियर साइंटिस्टों को किडनैप किया, और उनका एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था 2025 में जनवरी महीने के अंदर। तो फिर पाकिस्तान की सरकार इसकी वजह से काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने बाद में इस मामले को दबा दिया। तो लेकिन भारत ने जो इस साल ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके अंदर 7 तारीख को जो आतंकवादी मरे थे ना, तो फिर ये जो आतंकवादी मरे थे इन आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकवादी आया था, जो कि है ना यूएन ने डिक्लेयर कर रखा है कि मतलब अमेरिका ने भी कहा कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी टेररिस्ट है, जो कि हाफिज अब्दुल रऊफ है। देखिए आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर की जो अंदर के लोग है ना, देखिए इस आतंकवादी के पीछे जो लोग खड़े हैं ना वो छोटे मोटे लोग नहीं है, वो पाकिस्तान सेना के अंदर काम करने वाले बड़े बड़े अफसर है। तो फिर इससे है ना ये सारी चीजें पता चलती है कि देखिए पाकिस्तान की जो सेना है वो कितना ज्यादा घुल मिल चुकी है इन आतंकवादी के साथ। इसके अलावा 10 तारीख को है ना बहुत सारे आतंकवादी मारे गए थे, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसका के नाम था अब्बू जुंदल, नाम है इस आतंकवादी का। और पाकिस्तान की सेना की तरफ से इस आतंकवादी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है आसिफ मुनीर, इसने भी है ना बहुत सारे फूल इसके अंतिम संस्कार में भेजे थे। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो पंजाब राज्य के अंदर की जो मुख्यमंत्री है मरियम नवाज, इसने भी अपने यहाँ से इस आतंकवादी के अंतिम संस्कार में फूल भेजे थे। इसके अलावा पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद बोल चुका है कि देखिए हमारे यहाँ पर है ना पिछले 30 साल से आतंकवादी पलते आ रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे मदरसे के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारे सेकंड आर्मी, मतलब इनके मदरसे के अंदर जो पढ़ने वाले जो बच्चे ज्यादातर आतंकवादी हो जाते हैं। तो फिर उसने डायरेक्टली बोल भी दिया। तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो अभी फिलहाल आतंकवादी और वहां की सरकार और सेना की जो स्थिति बन चुकी है ना वो काफी ज्यादा घुल मिल चुके हैं, उससे है ना भारत को बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि कल के टाइम के अंदर अगर गलती से है ना पाकिस्तान के अंदर के जो आतंकवादी है इन आतंकवादियों के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं, तो फिर सबसे पहला ये वार किसके ऊपर करेंगे? सबसे पहला वार भारत के ऊपर ही कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से है ना आतंकवादी भारत के खिलाफ
मतलब अपनी अलग अलग साजिशें चल रही है ना, उससे सबको समझ में आता है कि भारत के खिलाफ वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भारत के अंदर अभी पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, उसके अंदर भी है ना चाइना का एक कनेक्शन बताया गया था। तो फिर चाइना भी है ना बहुत सारा सपोर्ट इस पाकिस्तान के अंदर अंदर के जो आतंकवादी है इनको कर रहा है। और देखिए अभी जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद है ना, चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर है ना एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, और इस बात की कंफर्मेशन खुद अमेरिका ने दी है। तो फिर अभी पाकिस्तान को है ना, पाकिस्तान को बायोलॉजिकल वेपन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, और इसका जो चाइना है ना साथ क्यों दे रहा है? तो फिर देखिए इसके पीछे है ना चाइना का एक बहुत बड़ा कारण भी है, क्योंकि देखिए चाइना है ना फिलहाल जिस कंडीशन में खड़ा है ना, चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि वो अपने मतलब अपना देश बिखरता हुआ देखे, क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत लगभग है ना अभी 5वें नंबर से हटकर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो फिर भारत है ना आगे बढ़ने का एक कारण ये भी है कि भारत के अंदर जो अलग अलग फैक्ट्रीज लग रही है, जो भारत है ना मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा था, वो अभी फिलहाल है ना मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ दिख रहा है। और फिलहाल के टाइम के अंदर है ना अभी मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई हब है तो फिर वो है चाइना। चाइना के अंदर से है ना हर देश के अंदर प्रोडक्ट जाती है, लगभग आधी दुनिया चाइना का यूज मतलब चाइना के प्रोडक्ट्स यूज करती है। आप भी अपने घर के अंदर देख लीजिए कि आपके घर के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स बाहर के देशों से आते हैं और चाइना के कितने आते हैं। तो फिर और इसके अलावा है ना भारत भी है ना सबसे ज्यादा अगर किसी देश से चीजें खरीदता है ना, जो कि हर घर के अंदर यूज होने वाली चीजें होती है, जो कि है ना चाइना से आती है। तो फिर चाइना है ना अभी जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे ना चाइना के ऊपर, तो फिर चाइना डायरेक्टली आके दिखा रहा था अमेरिका को, देखो हमारे यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर जो आने वाली चीजें है ना वो हमारे यहाँ से बनती है। और टिकटॉक के ऊपर है ना बहुत सारी वीडियोस भी इसके वायरल हो रही थी, मतलब गुच्ची का बैग हो गया, नाइकी के शूज हो गए ना, वो बोल रहा था कि देखो हमारे यहाँ पर कितनी सस्ते में ये चीजें बनती है और तुम्हारे यहाँ पर कितने मतलब ये ब्रांड का धब्बा लगने के बाद तुम्हारे यहाँ पर कितनी ज्यादा महंगी होती है। तो फिर चाइना बोल रहा था कि सारी चीजें हमारे यहाँ से बनती है। तो फिर चाइना की जो मेन ताकत है, मेन पावर है ना, चाइना अभी फिलहाल जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है ना, वो उसकी मेन ताकत है। उसकी जीडीपी लगभग इसी की वजह से चलती है। और कल को अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है ना, तो फिर सबसे ज्यादा दिक्कत चाइना को होगी। और बाद में है ना चाइना के लोग किसको बोलेंगे? चाइना की गवर्नमेंट को बोलेंगे। जब उनके पास कुछ काम नहीं बचेगा तो वो चाइना की गवर्नमेंट के पास जाकर कुछ ना कुछ चीजें करेंगे, उल्टे सीधे है ना हरकतें करेंगे, या फिर आंदोलन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना चाइना की गवर्नमेंट जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है ना वो खत्म हो सकती है। उसके वजह से चाइना को इस बात का हमेशा डर सताता है कि किसी भी चीज से मतलब किसी किसी ना किसी तरीके से ना भारत को अभी पीछे ढकलना है। और जो चाइना फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है ना, उसको कंटिन्यू एक तरीके से ना वो मतलब उसकी जो स्थिति है ना वो कायम करनी है उसको, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहना चाहता है। तो फिर भारत को पीछे ढकलने के लिए कुछ भी कर सकता है। भारत जो है ना अगले आने वाले 20 सालों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो फिर इसलिए चाइना अभी से इसकी प्लानिंग कर रहा है और इन सारी आतंकवादी ग्रुप्स का है ना सहारा ले रहा है। और फिलहाल है ना बस सहारा ले रहा है, लेकिन लेकिन कल को है ना अगर ये पाकिस्तान चाइना के कहने पर अगर ये जो वहां के आतंकवादी है ना, उन आतंकवादियों के पास खुद से न्यूक्लियर हथियार दे देना, तो फिर क्या कर सकता है भारत? कुछ नहीं कर सकता। देखिए चाइना के पास हर लेवल की टेक्नोलॉजी है। अगर मान के चलिए कल चाइना ने इन आतंकवादी को छोटे छोटे बम बना कर दिए, जो कि लगभग 1 से 2 किलो के न्यूक्लियर बम है, तो फिर इन लगभग देखिए ये जो छोटा मोटा न्यूक्लियर बम होता है ना 1 से 2 किलो का, वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की एरिया तक है ना सब कुछ राख कर सकता है, इतना ज्यादा ताकतवर होता है। और 2 किलो का बम है ना एक आतंकवादी एक आम इंसान है ना इसको कैरी भी कर सकता है। तो फिर कल को ये चाइना अगर ऐसे आतंकवादियों को है ना बम बना कर देता है, जो कि दे भी सकता है, कुछ भी कर सकता है चाइना, और बाद में ये सारे बम स्मगलिंग करके इलीगल तरीके से किसी भी तरीके से ना भारत में आ जाते हैं, और अलग अलग बड़े बड़े जो भारत के अंदर की सिटी है जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ऐसी जो कलकत्ता जैसी सिटी है, यहाँ पर अगर ये ब्लास्ट करवाता है तो फिर किसको पता चलेगा? जब तक पता चलेगा तब तक ये अपना काम कर चुके होंगे। और ये सारी चीजें भारत के अंदर हो सकती है, ये चाइना करवा सकता है और पाकिस्तान भी करवा सकता है। और फिलहाल जो है ना पाकिस्तान पूरा का पूरा बिक चुका है इस चाइना के हाथ में, क्योंकि चाइना ने है ना बहुत सारा पैसा खिलाया है। ये जो पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उनको बहुत सारा पैसा खिलाया है। और चाइना इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि ये जो उनकी टॉप टॉप लीडरशिप है ना, अगर उनको पैसा पैसा खिलाया जाए ना तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं भारत के खिलाफ। तो फिर चाइना को है ना फिलहाल पाकिस्तान जैसा एक देश मिला है जो कि भारत के अंदर कुछ भी करवा सकता है, और इसका ब्लेम डायरेक्टली चाइना के ऊपर जाएगा भी नहीं। अब देखिए 2 जून को कितना बड़ा हमला हुआ था रशिया के अंदर, जो कि हमला यूक्रेन ने किया था। तो फिर ये जो ड्रोन अटैक किया गया था जिसको कि यूक्रेन ने मकड़ी का जाल नाम दिया था, स्पाइडर वेब नाम दिया था। तो फिर ये जो यूक्रेन ने अटैक किया था ना रशिया के अंदर, वो अटैक करने के लिए ना यूक्रेन ने रशिया के अंदर स्मगलिंग करके कुछ ड्रोन्स भेजे, और बाद में इन ड्रोन्स को है ना रशिया के अंदर के जो ट्रक्स है उन्हीं ट्रक के अंदर लोड किया और अलग अलग जगहों पर भेजे। और इन ट्रक्स के ऊपर रशिया का बिल्कुल ध्यान भी नहीं किया, क्योंकि ये रशिया के यहाँ के है ना लोकल ट्रक से मतलब इन ट्रक्स के ऊपर है ना किसी का शक भी नहीं आ सकता था। तो फिर
इन ट्रक्स के अंदर से है ना अलग अलग जगहों पर ड्रोन्स भेजे गए और बाद में इन ट्रक्स के अंदर से ड्रोन्स बाहर निकाले गए और अलग अलग जगहों पर रशिया में अटैक किया गया। लेकिन अगर वहीं पर है ना आप मान के चलिए ये अटैक अगर रशिया के अंदर है ना यूक्रेन से किया जाता तो फिर रशिया का जो S-400 है ना वो इन सारे ड्रोन्स को बाहर ही खत्म कर देता। लेकिन ये अटैक है ना रशिया के अंदर से रशिया के ऊपर हुआ है, इसलिए है ना रशिया इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सका। तो फिर इसलिए भारत के अंदर भी है ना ऐसा अटैक किया जा सकता है या फिर ऐसा न्यूक्लियर हमला भी किया जा सकता है भारत के अंदर। तो फिर ये है ना लगभग चाइनीज गवर्नमेंट जो इसकी कम्युनिस्ट पार्टी ये चाइना कुछ भी करवा सकता है। और पाकिस्तान को है ना पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को बस उनकी लीडरशिप को पैसा चाहिए। पाकिस्तान को वहां के लोगों से वहां की जनता मरे जिए उससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर जो कुछ था यही था। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।